सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि वे बच्चे 25 अप्रैल को मानकर अपनी तैयारी कर रहे थे और उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। उन्होंने अपना सिलेबस कर लिया है। अब उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टेस्ट। तो हमने सोचा है कि आप लोगों के कुछ टेस्ट करवा दिए जाए। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट यूनिट का टेस्ट रखेंगे। फर्स्ट यूनिट है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपके 3 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कॉनकॉर्ड, CONCORD। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है लिंकिंग डिवाइस, आप सब जानते हैं। और तीसरा टॉपिक है इन्फेरेंसेस। यानी आपको जो अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ इन 3 टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि अनसीन पैसेज में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि इन टॉपिक्स को अनसीन पैसेज के अलावा पूछ लिया जाएगा। तो आपको जो कुछ तैयार करना है वो अनसीन पैसेज के माध्यम से तैयार करना है। मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप पे ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 या 6 अनसीन पैसेज तो अच्छे ढंग के 5 या 6 अनसीन पैसेज तो आप जरूर तैयार करके जाएं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का हमारा ये पैसेज है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, और यदि नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, और जहां जहां हमें आवश्यकता लगेगी हम इस पैसेज को यहां से पढ़ लेंगे। पहला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से कौन सा सेंटेंस बिगिंस शुरू होता है विद अ लिंकिंग डिवाइस, उस लिंकिंग डिवाइस से शुरू होता है विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करती है द फंक्शन ऑफ गिविंग रिजल्ट। देखिए बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। क्या है, नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सेंटेंस शुरू होता है, जिसकी शुरुआत होती है विद अ लिंकिंग डिवाइस, एक लिंकिंग डिवाइस के साथ, और वो कौन सी लिंकिंग डिवाइस विच इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ, जो किसका फंक्शन बता रही है, गिविंग ए रिजल्ट, यानी जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम देना, गिविंग रिजल्ट। ठीक है, अब देखिएगा नीचे 4 ऑप्शंस आपके पास। पहला ऑप्शन है इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल, अंत भला तो सब भला। तो यानी पहला जो सेंटेंस है ये इफ लिंकिंग डिवाइस से शुरू हो रहा है। यानी ये बात तो ठीक है कि लिंकिंग डिवाइस से शुरू हो रहा है, और इसमें जो लिंकिंग डिवाइस है वो कौन सी है, इफ है। लेकिन इफ लिंकिंग डिवाइस का फंक्शन रिजल्ट देना नहीं होता है, ये परिणाम नहीं बता रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन तो कंडीशन है, शर्त बता रहा है। ये तो इफ जो है ये क्या बताता है, शर्त बताता है, कंडीशन बताता है, यदि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि इनमें से कौन सा सेंटेंस उस लिंकिंग डिवाइस से शुरू हो रहा है जो कौन सा फंक्शन बता रही है, कंडीशन का फंक्शन बता रही है, किसका, कंडीशन का, तब बेटा आपका आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। तो अब ये नहीं है। दूसरा देखिएगा, देयरफॉर, इसलिए, अतः, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता, थ्रू आउट द होल डे, पूरे दिन भर। ये देयरफॉर भी लिंकिंग डिवाइस है। एग्जाम में पूछा जाएगा इस सेंटेंस में कौन सी लिंकिंग डिवाइस यूज हुई है, इतना भी पूछ लेंगे तो आप बताएंगे कि इसमें क्या है, देयरफॉर लिंकिंग डिवाइस यूज हुई है। और देयरफॉर का मतलब होता है अतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए। तो ये क्या बताता है, आपका रिजल्ट बताता है। ठीक है, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता, थ्रू आउट द होल डे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा एक्सेप्ट ईटिंग फॉर 4 टाइम्स, किसके सिवाय, 4 टाइम खाने के सिवाय, आई डू नथिंग थ्रू आउट द होल डे, पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं करता। ये जो सेंटेंस है ये कौन से लिंकिंग डिवाइस से शुरू हो रहा है, एक्सेप्ट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब होता है सिवाय, के सिवाय। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है ये एक्सक्लूड का बता रहा है, EXCLUD, एक्सक्लूड का मतलब इसको शामिल नहीं करते हुए। एक वर्ड होता है इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड यानी इसको शामिल
करते हुए, तो ये भी लिंकिंग डिवाइस है और इसका मीनिंग जो है, इसका फंक्शन क्या है ये बता दिया। चौथा है नोटिस। तो इसका सही आंसर क्या हुआ अभी? इसका सही आंसर हुआ बी। ठीक है, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कि आप पैसेज को बहुत अच्छे से समझ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसेज का एक एक वर्ड आपको आना चाहिए। कई बच्चे चिंतित रहते हैं कि सर अनसिन पैसेज में मुझे वो मीनिंग समझ में नहीं आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको लिंकिंग डिवाइस बहुत अच्छे से समझ आ जाने चाहिए बस। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, Therefore I do nothing, इसलिए मैं कुछ नहीं करता, थ्रू आउट द होल डे एक्सेप्ट ईटिंग फॉर 4 times एंड टेकिंग ए बाथ विद लेग शॉप बिफोर गोइंग टू बेड। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट द लिंकिंग डिवाइस। इस सेंटेंस में उस लिंकिंग डिवाइस को ढूंढिएगा यूज्ड इन द अबव सेंटेंस विच इंडिकेट्स एक्सक्लूजन। जो एक्सक्लूजन बताती है उसको बताना आपको। ठीक है, लिंकिंग डिवाइस तो और बहुत सारी यूज हैं, देखिएगा देयरफॉर लिंकिंग डिवाइस है एक, उसके बाद में एक्सेप्ट दूसरी लिंकिंग डिवाइस है, एंड तीसरी लिंकिंग डिवाइस है, और बिफोर ये भी लिंकिंग डिवाइस है। वैसे प्रपोजिशन विद को भी क्या माना जाता है, लिंकिंग डिवाइस माना जाता है। तो आपको तो ये बताना है कि कौन सी लिंकिंग डिवाइस है जिसका मीनिंग एक्सक्लूजन होता है, तो वो है एक्सेप्ट। कौन सा भाई, एक्सेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ये हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा 2 क्वेश्चन हमने किससे ले लिए, लिंकिंग डिवाइस से ले लिए। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको लिंकिंग डिवाइस से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन आपको इन्फेरेंसेस फैलेसी से पूछा जा सकता है, इन्फेरेंस से पूछा जा सकता है, या कॉमन कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट हैज द फैलेसी। इन्फेरेंसेस को फैलेसी के रूप में पूछते हैं, फर्स्ट लाइन में कौन सी फैलेसी यूज हुई है। तो पहली लाइन है कहां, देखिएगा पहले फर्स्ट सेंटेंस से पहली लाइन ये है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल सब भला है यदि अंत भला है। तो इसमें कौन सी फैलेसी यूज हुई है, ऑप्शन देखिएगा कौन सी फैलेसीज का। बहुत सारे बच्चों ने तो फैलेसी पढ़ी भी नहीं होंगी, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ये क्या होती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन? इक्विवोकेशन का मतलब होता है चीजों को घुमा फिरा के कहना, अस्पष्ट तरीके से कहना, इक्विवोकेशन होता है। एक वर्ड होता है एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता होती है इसमें। ये कहां होती है, ये वहां होती है जहां एक्सप्रेशंस ऑफ डबल मीनिंग, EXPRESS इन एक्सप्रेशंस ऑफ डबल मीनिंग, DOUBLE डबल मीनिंग, जहां डबल मीनिंग वाले सेंटेंस यूज किए जाते हैं, वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किस वजह से, टू मिसलीड, मिसलीड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, तब जो फैलेसी होती है उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। क्लियर हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, देखिएगा जिस प्रकार से सेंटेंस होता है, द एंड, ध्यान दीजिएगा भाई, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, JUSTIFIES, द एंड जस्टिफाई द मीन्स। इसका मतलब होता है अंत, परिणाम, एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई करता है मीन्स, साधनों को, किस साधन से परिणाम मिला है, तो परिणाम अच्छे हैं तो उसका साधन भी अच्छा मान लिया जाता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, और डेथ क्या है, एंड ऑफ लाइफ है। यहां जो एंड था इसका मतलब है परिणाम, इसका मतलब क्या है, परिणाम, और यहां जो एंड है इसका मतलब है अंत। ठीक है, तो डबल मीनिंग हो गई है। तो अगला सेंटेंस ने क्या लिख दिया, इसलिए वंस डेथ जस्टिफाई द मीन्स ऑफ लाइफ, वंस डेथ जस्टिफाइज द मीन्स ऑफ लाइफ, जस्टिफाइज द मीन्स ऑफ लाइफ, इसलिए किसी की मौत उसके साधनों को जस्टिफाइज करती है, उसकी जिंदगी के साधनों को जस्टिफाइज करती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसने बेवजह, किसकी वजह से, एंड की वजह से ये हो गया। इस टॉपिक को हम वापस से करवाएंगे आप लोगों को, तो जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो ज्यादा चिंतित नहीं हो। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है कि पार्ट, किसी चीज के, जो चीज किसी चीज के पार्ट के बारे में सही होती है, हिस्से के बारे में सही होती है,
उसी को संपूर्ण चीज के बारे में सही मान लिया जाता है। यानी मानो कोई गाड़ी है, उसका टायर किसका बना हुआ है, उसका टायर रबर का बना हुआ है, उसका टायर रबर का बना हुआ है, तो ये कहा जाए कि उसका टायर रबर का बना हुआ है, इसलिए पूरी की पूरी गाड़ी किसकी बनी हुई है, रबर की बनी हुई है। तो ये क्या हो गई, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो फैलेसी का मतलब होता है तर्क में जो दोष होता है उसको कहते हैं फैलेसी। तो ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। जो चीज पार्ट के लिए सही है, जो चीज किसी हिस्से के लिए सही है, उसको संपूर्ण के लिए भी सही मान लिया जाता है। और फिर आती है फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये उल्टा होता है, जो चीज संपूर्ण के लिए सही होती है उसको पार्ट के लिए भी सही मान लिया जाए। जिस तरीके से ये कहा जाए कि ये बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई है, पत्थरों की बनी हुई है, इसका मतलब इसका जो गेट बना हुआ है, इसकी जो खिड़की बनी हुई है, वो भी पत्थर की बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में एक आता है फैलेसी ऑफ, ये देखिएगा, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल का मतलब होता है जो एक्सट्रीम पॉइंट है दो, वो ही सही माने जाए, बीच का कुछ नहीं है। जिस प्रकार से कई बार कहा जाता है कि भाई क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, तो अगला जवाब देता है क्या, रोंग क्या, हंसू नहीं तो रोंग क्या। इसका मतलब हंसने और रोने के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, हंसने और रोने के बीच में सामान्य अवस्था में बना रहना भी तो एक बिंदु है, लेकिन वो इसको मिस कर देता है। तो इस प्रकार की जो फैलेसीज होती है उनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल कहते हैं। तो ये जो पहली लाइन है ये है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी ऑल इज वेल, सब सही है यदि उसका अंत सही है। तो अंत इसका एक हिस्सा है, कोई भी चीज है उसका अंत ये हिस्सा है। वो कह रहा अगर ये सही है तो इसका मतलब बाकी पूरा भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सी अलोंग विद अदर्स जय हनुमान इन क्लास। अलोंग विद, ये कॉनकॉर्ड का सवाल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अलोंग विद से यदि कोई जुड़ के सब्जेक्ट बनता है, अलोंग विद से बनता है, विद से बनता है, एज वेल एज से बनता है, एज वेल एज, बिसाइड से मिलके बनता है। जब सब्जेक्ट इन सब से मिलके बना हो तो वह पहले वाले के अनुसार आती है। और पहले इसमें कौन है, पहले इसमें है सी, और सी क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, से जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। आगे देखिएगा, टोटल कंजंक्शन इन द थर्ड सेंटेंस आर। तीसरे सेंटेंस में टोटल कंजंक्शन कितने हैं, आपको ये बताना है कि तीसरा जो सेंटेंस है उसमें टोटल कंजंक्शन कहाँ कितने हैं। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं पहले अपन, इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा तीसरा सेंटेंस कौन सा है। पहला सेंटेंस को अंडरलाइन करते हैं पहले, पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस देयरफॉर यहां से शुरू होके यहां तक आ गया, फुल स्टॉप यहां है। इसका मतलब पहले आप तीसरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेना। ये तीसरा सेंटेंस यहां से है, आई कंटिन्यू टेकल अदर्स विदाउट लेटिंग देम नो, एंड, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द आई अलोंग विद ऑल अदर्स लाउडली से जय हनुमान, एंड इन द क्लास वेन टीचर्स आई स्लीप ऑन विद माई ऑन द टेबल, एंड आगे बट, तीसरा ही आगे पूरा मुझे लगता है, विद वेल एंड आई, यस, आगे पूरा तीसरा ही सेंटेंस है। तो आपको बताना है इस तीसरे सेंटेंस में कितने कंजंक्शन है। देखो पहले तो ये देखिएगा कि लिंकिंग डिवाइस और कंजंक्शन में अंतर है। लिंकिंग डिवाइस कौन कौन होती हैं, लिंकिंग डिवाइस में एडवर्ब्स भी शामिल होती हैं, प्रेपोजिशन भी शामिल होती हैं और कंजंक्शन भी शामिल होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ कंजंक्शन पूछा है, तो कितने कंजंक्शन इसमें अपन देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा सेंटेंस यहां से ड्यूरिंग कंजंक्शन नहीं है, इन कंजंक्शन नहीं है, टू कंजंक्शन नहीं है, विदाउट कंजंक्शन नहीं है, देम एंड कंजंक्शन है, इसलिए एक कंजंक्शन तो ये हो गया। एट द एंड ऑफ विद कंजंक्शन नहीं है, उसके बाद में लाउडली से ये नहीं है, दूसरा एक कंजंक्शन ये है, दो वेन तीसरा कंजंक्शन ये है, उसके बाद देखिएगा विद कंजंक्शन नहीं है, ऑन चौथा ये कंजंक्शन है, पांचवा ये कंजंक्शन है, पांचवा एंड, फिर वेन भी है, वेन कंजंक्शन होता है, बट कंजंक्शन है, द क्लास वर्किंग विद से। अब देखिए कितने कंजंक्शन है इसमें। पहला कंजंक्शन एंड एक, दूसरा कंजंक्शन फिर एंड है। यदि आप देखो दो तीन कंजंक्शन इनको शामिल करना पड़ेगा, तीन तो एंड ही है, और चार
एक वेन है 4, दूसरा वेन है 5 और एक बट है। तो इसमें टोटल कंजंक्शन 6 है। कितने कंजंक्शन है इसमें? 6 कंजंक्शन है इसमें। तो ये देखना आप लोग इसको, 6 कंजंक्शन है इसमें। और ऑप्शन में 6 है या नहीं है ये देखना, 6 है ऑप्शन में, 6, ये देखिए 6। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? सी है। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट देने हैं। थैंक यू वेरी मच।